आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान की बड़ी मुश्किलें, मकान पर लटकी बुलडोजर एक्शन की तलवार। झांसी में एनआईए की कार्रवाई का विरोध, लोगों ने मुफ्ती साहब को छुड़वाया, एनआईए ने फिर हिरासत में लिया। हाथरस में दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मिले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बंद कमरे में काफी देर तक की बातचीत। उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं राहुल गांधी, हाथरस दौरे पर भड़के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में देश विदेशों से ऑनलाइन संपर्क सूत्र बांधने और की सूचना पर देश में बड़ी एजेंसी एनआईए ने एटीएस की कोतवाली क्षेत्र स्थित एक आवास पर तड़के छापेमारी की है। इस कार्रवाई को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल छापेमारी कार्रवाई को लेकर कर रही टीमों की ओर से अभी कोई इनपुट मीडिया को प्राप्त नहीं हो सका है। ऐसे में तड़के इन दोनों टीमों ने झांसी के शहर कोतवाली इलाका के सुपर कॉलोनी स्थित एक मकान में छापेमारी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई अभी भी जारी है। सूत्रों का कहना है कि यहां रहने वाले मुफ्ती खालिद ऑनलाइन दीनी तालीम की पढ़ाई कराते हैं। खबर है कि झांसी के शहर काजी के भतीजे मुफ्ती खालिद नदवी को एनआईए के ने हिरासत में देख लोग जमा हो गए, जिसके बाद एनआईए की टीम ने दोबारा मुफ्ती खालिद को गिरफ्तार कर लिया और भारी पुलिस बल के साथ पुलिस लाइन ले जाया गया। उत्तर प्रदेश एटीएस के साथ एनआईए ने विदेशी फंडिंग मामले में बुधवार की रात लगभग 2:30 बजे सुपर कॉलोनी में छापा मारा। टीम ने करीब 8 घंटे तक घर में सर्च की और पूछताछ की। आज सुबह जब मुफ्ती साहब को हिरासत में लेकर टीम घर से बाहर निकलने लगी तो लोगों ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि जब कुछ मिला ही नहीं है 8 घंटे की पूछताछ के बाद भी, तो फिर क्यों हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन मुफ्ती साहब के समर्थक इस बात को लेकर बहस भी करते रहे। देखते ही देखते वहां पर भीड़ भी जमा हो गई। भीड़ मुफ्ती साहब को एनआईए की टीम से लोगों से अलग करने की कोशिश करते रहे। इस बीच झड़प भी हुई है, जिसके बाद एनआईए की टीम ने मुफ्ती खालिद को हिरासत में ले लिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरी घटना कोतवाली थाना इलाके के अलीगोल खिड़की के पास सलीम बाग की है। वहीं पूर्ण रूप से शांति का माहौल है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, मुफ्ती साहब का इस मामले में क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। रात में 2:30 बजे करीब 3 बजे करीब ये लोग आए। इन लोगों ने कुंडी खटखटाई। एनआईए वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कोने में से खोल देते। अकेले थे तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फ़ोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई कुंडी तो हमने हल्का फौरन खोल दी। और हमें इसलिए इस वजह से नहीं खोली, डर लग रहा था, पता नहीं अकेले रात में 3 बजे कौन आके कुंडी बजा रहा है, इस वजह से हमने कुंडी नहीं खोली। 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद कुंडी खुल गई और हमारे चाचा आ गए। फिर उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम हैं, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा। किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त 1,500 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था, किताबें उठा ली उन्होंने और किताबें देखते रहे, किताबें देखते रहे। बहुत सारी किताबें देखी। ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका इनसे कौन क्या कॉन्टेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीज़े, हमारा वीज़ा था, सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए अक्टूबर में, उसके बारे में जांच की। फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में गए, ऊपर वाले पोर्शन में फिर पूरी जांच की और पूरी बात पूछी गई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर देखे गए। तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात हैं, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप हैं। अब ग्रुप वो कह रहे कहाँ से आए हैं और ये नंबर इतने सारे कैसे आए।
और इस बड़ी खबर के लिए सीधे चलेंगे हमारे नुमाइंदे सुल्तान अब्दी के पास, झांसी से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं। सुल्तान, क्या इसमें ताज़ा तफसीलात हैं आपके पास में, क्या जानकारी हासिल हो रही है? सुबह में 2:30 बजे छापा मारा जाता है, 8 घंटे की पूछताछ की जाती है, जब कुछ भी घर से बरामद नहीं होता है उसके बावजूद उनको हिरासत में लिया गया है। जी मनोज, ये कार्रवाई रात को 2:30 बजे से शुरू होती है। उसके बाद लगभग 11 बजे तक पूछताछ चलती है। उसके बाद और पूछताछ चलती है, लेकिन किसी भी तरीके की वहां से कोई चीज एनआईए को हाथ से नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जिस तरीके से वहां एनआईए ने कार्रवाई की है उससे लोगों में हड़कंप मचा हुआ था। यहाँ तक कि हर आदमी ये जानना चाह रहा था कि आखिर मुफ्ती साहब क्या ये कार्रवाई हो क्यों रही है, क्या। जबकि देखा जाए तो ये मुफ्ती साहब जो है केवल बच्चों को ऑनलाइन दीन की तालीम देते हैं। दीन की तालीम की वजह से इनके इंडिया से बाहर भी स्टूडेंट है जिनको ये पढ़ाते हैं, उसका पैसा इनके पास आता है। अब लोग इस चीज को ये बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं, लोगों का मानना है, प्रशासनों का मानना है कि कहीं आतंकवादी फंडिंग हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। मुफ्ती साहब खालिद जो है, इनके जो चचा जान है मिस्टर साबिर अंसारी साहब, वो यहाँ शहर के मुफ्ती, शहर काजी हैं और मुफ्ती भी हैं। इसके वजह से इनको पब्लिक बहुत मानती है, जनता इनसे बहुत प्यार करती है। कहा जा रहा है कि सुल्तान के जब 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनको हिरासत में लिया जा रहा था, लोग वहां पर जमा हो गए और कहा जा रहा है कि हल्की थोड़ी बहुत धक्का मुक्की भी हुई है। क्या इस तरह की खबरें हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही वहां लोगों को ये पता चला कि मुफ्ती साहब को जबरन गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, तो उनके चाहने वाले लोग वहां एकत्रित हो गए, क्योंकि उनके चचा की वजह से माहौल बहुत अच्छा है, वहां पर बहुत शांतिप्रिय इलाका है। तो वहां लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि हमको ये बताइए कि आप इनको यहाँ से ले क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है इनको ले जाने की। इसीलिए उन लोगों ने वहां उनको रोकना चाहा, मुफ्ती साहब को, और किसी प्रकार की कोई बात नहीं। हाँ, एक बार झड़प होने की चांसेस जरूर बने, लेकिन वहां लोगों ने जनता को समझाया, उससे आदमी मान गए। उसके बाद एनआईए की टीम उनको, खालिद मुफ्ती को लेके पुलिस लाइन आती है, पुलिस लाइन से उनको यहाँ पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ऑफिस ले जाया गया, जहाँ अभी भी उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से देखा जाए तो हर किसी का ये कहना है कि ये जो खालिद मुफ्ती जी जो है, केवल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई, दीन की तालीम देते हैं, दीन की तालीम का काम करते हैं। इसके अलावा उनके किसी से किसी प्रकार के कोई ताल्लुकात नहीं है। अभी क्या इसमें ताज़ा तफसीलात है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई इसमें बयान आया है? अभी प्रशासन की ओर से इसमें किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया। बस इतना जरूर है कि अभी लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके परिजनों को आश्वस्त किया जा रहा है कि हम पूछताछ कर रहे हैं, अगर निर्दोष होंगे तो हम उनको छोड़ देंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि रात को 2:30 बजे से लेके अब तक पूछताछ जारी है, उसमें कुछ ना मिलना कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी प्रकार का कोई उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा हो, क्योंकि उनके मुफ्ती हैं और दीन की तालीम देते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल उठने लाजमी। बहुत शुक्रिया सुल्तान हमसे बात करने के लिए और सारी ताज़ा तफसीलात देने के लिए। तो सुल्तान अब्दी हमारे रिपोर्टर जो बता रहे थे कि अभी उनको क्राइम ब्रांच के ऑफिस में रखा गया है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से घर वालों को कहा गया है कि परेशान होने की बात नहीं है, अगर मामला बिल्कुल नॉर्मल रहता है और किसी भी तरह की कोई उनसे जानकारी हासिल नहीं हो पाती है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल कुछ और बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। बड़ी खबर संभल से है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को एसडीएम ने नोटिस दिया है। विनियमित क्षेत्र में बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का उन पर आरोप है। सांसद ने से प्रशासन ने नोटिस का जवाब मांगा है और जवाब नहीं देने पर जुर्माना और बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। मामला संभल के दीपासराय का बताया जा रहा है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का निर्माणाधीन मकान है। विनियमित क्षेत्र इलाके में बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का सांसद पर आरोप है, जिसके बाद एसडीएम ने सांसद को नोटिस देकर जवाब मांगा है। खबर लिखे जाने तक जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनका जवाब नहीं आया था। दरअसल कई दिनों से सांसद दिल्ली में हैं और संसद भी चल रही है, तो उन्होंने संभल हिंसा मामले को उठाने की वहां पर कोशिश की थी। संभल मुद्दे पर सांसद सरकार पर हमलावर हैं। वहीं ताज़ा घटनाक्रम में सांसद को मिला नोटिस उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। नोटिस का जवाब नहीं देने पर प्रशासन ने जुर्माने या मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की बात कही है। सांसद को नोटिस जारी किया गया, वो क्या मामला है पूरा? विनियमित क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्माण करने से पहले नक्शा पास कराना होता है, तो उसी के अंतर्गत अनेक नोटिस जारी किए गए हैं। इसी के अंतर्गत ये नोटिस जारी किया गया। हाँ, वो एक संज्ञान में आया था प्रकरण जिनके द्वारा विनियमित क्षेत्र में बिना पूर्व से नक्शा पास कराए वहाँ पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था और एक बिल्डिंग बनाई गई है, उसी के अनुक्रम में उनको नोटिस दिया।
और कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के दौरे पर रहे। राहुल गांधी ने दुष्कर्म पीड़िता के परिवार के से गांव बुलगड़ी में मुलाकात की है। राहुल गांधी ने दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत की। इसके बाद वो हाथरस से निकल गए। जानकारी सामने आई है कि पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी से एसडीएम की शिकायत की है। शिकायत के बाद राहुल गांधी ने एसडीएम को तलब किया, लेकिन एसडीएम नहीं पहुंचे। इसके बाद एसडीएम को फोन मिलाकर बात कराई गई। इसके बाद राहुल पीड़ित परिवार से मिलकर हाथरस से निकल गए। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से कोई बात नहीं की। जिस समय पीड़ित परिवार से राहुल गांधी मिले उस दौरान किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। आपको बता दें कि हाथरस में कोतवाली चंपा इलाके के गांव बुलगड़ी में 2020 में एक युवती की हत्या हुई थी। बहुचर्चित बिटिया कांड में के 3 आरोपियों को कोर्ट बरी कर चुका है। अब अचानक राहुल गांधी के आने की सूचना के बाद अफसर गांव पहुंचे थे। और राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोगों को भड़काना चाहते हैं। कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, कभी हाथरस जाना चाहते हैं। हाथरस की घटना की सीबीआई जांच होकर के माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। उनको विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए और विपासना में चले जाना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं करना है। पूरी तरह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, मनोविकार का शिकार हैं। उनको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि उनका जो गाड़ी डिरेल्ड हो। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा है कि रामनाथ कोविंद जी से मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज इस देश को जीडीपी कितनी है उन्हें ये भी बताना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन देश को कमजोर करेगा, मजबूत नहीं करेगा। देखिए, रामनाथ कोविंद जी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वो हमारे देश के सम्मानित पद पे रहे हैं, महामहिम रहे हैं। आज की जीडीपी का क्या है स्थिति, आज इस देश की जीडीपी कितनी है, ये भी महामहिम जी को बताना चाहिए कि आज जनता किस उसमें झेल रही है, क्या स्थिति है। मैं समझता हूं कि पूरे आर्थिक अर्थव्यवस्था पूरे देश की बैठ चुकी है और जो देश में एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है वो पूरी तरीके से देश के अंदर वो कमजोर करेगी, देश को मजबूत नहीं करेगी। देश की मजबूती जो फेडरल सिस्टम हमारा चला आ रहा है वही हमारे लिए है। अलग अलग लखीमपुर खीरी जिले के पलिया नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। ऐसे में भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी देवी गुप्ता के समर्थन में पलिया नगर के वैसे धर्मशाला के में व्यापारिक सम्मेलन में भाजपा के लखीमपुर खीरी जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रत्याशी लक्ष्मी देवी गुप्ता के समर्थन में व्यापारियों से वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी को गुंडों और अराजक तत्वों की पार्टी बताया। कि जब तक मैं उत्तर प्रदेश के माफियाओं को, गुंडों को ध्वस्त नहीं कर दूंगा, मिट्टी में नहीं मिला दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा और योगी जी और साथ में बहुत दिक्कत, सबसे ज्यादा परेशानी सभा को ही होती है जब गुंडों पे कार्रवाई होती है। अभी हाल ही में संभल का घटना हुआ, 2 पक्ष समाजवादी पार्टी के आपस में लड़े। आप उत्तर प्रदेश सरकार के साफ निर्देश हैं कि कोई भी शख्स ठंड भूख से नहीं मरना चाहिए। उनके लिए सरकार द्वारा अलाव और रेन बसेरे की व्यवस्था की गई है। लेकिन एक तस्वीर जो सामने आई है वो सरकारी दावों की पोल खोलती दिखाई दे रही है, जहां भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में रात्रि के समय प्रशासन द्वारा अभी तक कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जहां अलाव के लिए लकड़ी नहीं होने के चलते बेसहारा लोग ठंड से बचने के लिए पुराने कपड़े जलाते नजर आए और खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन द्वारा रेन बसेरे की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन वो किन लोगों के लिए की गई है ये सोचने वाली बात है। पाएंगे ये सब जांच पूरी हो। कौन कौन सी टीम थी सर आज छापेमारी में? आप हमारे डीसी साहब हैं, इनके नेतृत्व में जांच हुई है। डीसी साहब हैं ये भी और रंजय जी हैं जी, ये सारी हमारी टीम है, इनके नेतृत्व। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के नौगांवा सदात थाना इलाके के राज्य कर विभाग की टीम ने जैकेट कारोबारी की फर्म पर छापेमारी की है। सुबह से रात तक टीम फर्म पर मिले कागजातों को खंगालते रही, जहां टीम को जैकेट कारोबार के यहां 10 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी मिली है। वहीं कारोबारी ने 27 लाख रुपए तत्काल जमा करा दिए। हालांकि टीम की छापेमारी जारी रही। उधर राज्य कर विभाग की टीम ने इस छापेमारी के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस टीम को दूर रखा। मिली जानकारी के मुताबिक अपर आयुक्त ग्रेड
एक RS द्विवेदी को सूचना मिली थी कि अमरोहा जिले के नौगांवा सदाद में कई जैकेट कारोबारी जैकेट बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल की खरीद फरोख्त बिना पेपर के कर रहे हैं। साथ ही सारा मटेरियल बड़ी मात्रा में दिल्ली से खरीद कर लाया जा रहा है। उधर इस मामले में देर रात तक टीम की छापेमारी जारी रही। उधर राज्य कर की टीम का कहना है कि इस तरह और भी कारखाने हैं जहां कर चोरी की जा रही है। ऐसे कारखानों और फर्मों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। बांदा जिले के बबेरू तहसील पर अधिवक्ता संघ के द्वारा नायब तहसीलदार के भ्रष्टाचार से परेशान होकर आज तहसील परिसर पर जमकर प्रदर्शन किया गया और उपजिलाधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। वहीं अधिवक्ता ने तहसील पर तैनात कमासिन और जामू नायब तहसीलदार दीपेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और बताया कि जिंदा आदमी को नायब तहसीलदार के द्वारा मोटी रकम लेकर मृत घोषित कर दिया जाता है और मृत आदमी को जिंदा कर दिया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि मोटी रकम लेने के बाद ही नायब तहसीलदार के द्वारा मुकदमे का फैसला किया जाता है। उसी से परेशान अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर पर जमकर प्रदर्शन किया है और उपजिलाधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की जाने की मांग की है। वहीं अधिवक्ताओं ने आह्वान किया है कि तब तक नायब तहसीलदार के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई और सुधार नहीं किया जाता तब तक कमासिन और जामू कोर्ट का बहिष्कार किया जाएगा। हो रहे विधि विरुद्ध कार्य, भ्रष्टाचार और यहाँ पर चरम सीमा पर भ्रष्टाचार फैल चुका है। उसके विरुद्ध हमने एक आज संज्ञान में लेकर के सारी तहसील में ज्ञापन ये दिया है कि 3 दिन में प्राइवेट कर्मचारी नायब कोर्ट जामू का तो बहिष्कार है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये सस्पेंड नहीं होगा, जांच नहीं होगी, तब तक इसकी कोर्ट का बहिष्कार होगा। मैनपुरी जिले के करहल में प्राइवेट अस्पताल बिना रजिस्टर्ड चलने वाली पैथोलॉजी लैब जानलेवा साबित हो रही हैं। सूत्रों के अनुसार आए दिन अस्पतालों में किसी न किसी की मौत हो रही है। असली डॉक्टर के नाम पर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कराकर फर्जी अनट्रेंड चिकित्सक इलाज कर रहे हैं। अस्पतालों में मौत हो जाने के बाद आसपास के अस्पताल के संचालक परिजनों से मौत की सौदेबाजी तक करते हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग जांच के नाम पर खानापूर्ति करके मामले का पल्ला झाड़ लेता है। सूत्रों की माने तो फर्जी डॉक्टरों ने एक महिला की मौत के लिए 2.5 लाख रुपए का सौदा किया है। इस मामले में लोगों ने इन गोरखधंधे को जिलाधिकारी से जांच कराकर बंद किए जाने की मांग की है। फिलहाल करहल का न्यू आशा हॉस्पिटल चर्चा में है। आज मुझे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया और मुझे भी एक लोकल मैसेंजर के द्वारा यहाँ अवगत कराया गया था कि यहाँ पर एक ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन में जो लड़की वो औरत थी कुसमा उसकी मृत्यु हो गई है। उसी के संबंध में मैं जांच करने आया था। और बरेली जंक्शन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान एक यात्री की जान जोखिम में पड़ गई। हालांकि मौके पर मौजूद जीआरपी के हेड कांस्टेबल की सतर्कता के चलते यात्री की जान बच गई। बताया जा रहा है कि अयोध्या कैंट एक्सप्रेस बरेली जंक्शन पर पहुंची। ठहराव के बाद जब ट्रेन चलने लगी तो एक यात्री अपना सामान लेकर उतरने लगा। चलती ट्रेन के उतरने के दौरान यात्री का पैर फिसल गया और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। वहां ट्रेन की चपेट में आने वाला ही था कि तभी वहां मौजूद जीआरपी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल अवनीश कुमार ने दौड़कर प्लेटफॉर्म पर अन्य मौजूद लोगों ने भी उनका साथ दिया, जिसके चलते यात्री की जान बचा ली गई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में परिषदीय स्कूलों की 2 दिवसीय 46वीं जिला स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में बच्चों ने अपना हुनर और जज्बा दिखाया है और प्रतियोगिता जीती है। बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान पर बुधवार को दूसरे दिन समापन समारोह में मुख्य अतिथि विधायक मड़ियाहू आर.के. पटेल रहे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने मुख्य अतिथि विधायक और विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय महासचिव अपना दल पप्पू माली को बुके प्रदान कर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत किया। अतिथियों ने विजयी प्रतिभागियों को मेडल दिए हैं, प्रशस्ति पत्र दिया है और शील्ड प्रदान कर उनको सम्मानित किया गया है। इस मौके पर विधायक आर.के. पटेल ने कहा कि खेल ही है जहां हार और को सहज भाव से और जीत को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार किया जाता है। वहाँ की जो ग्रैंड मैन थी, वहाँ पे एक गाँव ओलंपिक का कॉन्सेप्ट लेके आप लोगों ने कराया। निश्चित तौर पे अच्छा आयोजन हुआ था वहाँ पे। वो एक लिमिट है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी और ब्लॉक की ओलंपिक थी,
लेकिन ये बृहद पैमाने पे जनता स्तर पर ये कार्यक्रम है जिसमें आप महोदय अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। निश्चित तौर पे आपके आने से हमारे बच्चों का, हमारे सम्मानित अध्यापकों का सम्मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन गाजीपुर जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI मैदान प्रकाश नगर में किया गया है। शादी समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह की उपस्थिति में मंचासीन अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। सामूहिक विवाह योजना में कुल 77 जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। सामूहिक विवाह के मौके पर उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने नवविवाहित वर वधुओं को उनके वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। आज 77 जोड़ की शादी हुई है। इसके पहले हम शादी कराए थे 5 तारीख को, 5 को भी 166 जोड़ शादी कराए थे और इसका लक्ष्य 1575 का लक्ष्य है। इसके अगेंस्ट हम लोग अभी लगभग 250 का शादी हो चुकी है और हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले मास के बाद जनवरी में हम लोग मैक्सिमम शादी करा लें ताकि इस योजना से लाभ सबको प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के सोहारा इलाके में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब रामगंगा किनारे एक व्यक्ति की अधजली हालत में शव पड़ा मिला। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर के सोहारा थाना इलाके का है, जहां मुकरपुरी के रहने वाले मिंटू, जिसकी उम्र 32 साल है, उसका शव गुरुवार को रामगंगा नदी के पास अधजली हालत में मिला है और सूचना पर SP पूर्वी धर्म सिंह मरछाल और CO और कोतवाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जाँच पड़ताल में जुट गए हैं। आज दिनांक 12/12/2024 को थाना क्षेत्र शौहरा की ग्राम मुकुरपुरी का रहने वाला मिंटू सन ऑफ राम सिंह सैनी उम्र करीब 32 वर्ष, जिसकी डेड बॉडी रामगंगा किनारे अर्धजली अवस्था में मिली है। परिजनों द्वारा सूचना दी जाने पर तत्काल स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना कटघर इलाके के बलदेवपुरी में एक युवक ने महिला का गला घोंटकर हत्या कर दी है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुरादाबाद कटघर थाना इलाके के बलदेवपुरी में एक युवक ने एक महिला के गला घोंटकर हत्या कर दी। महिला हत्या की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। कटघर पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। देखिए, आज मॉर्निंग में SHO कटघर को सूचना मिली कि उनके क्षेत्र में एक महिला जिनकी उम्र लगभग 35 साल है, उनकी हत्या कर दी गई है। इस पे तत्काल मौके पे फोर्स पहुंची और हमारी जो फोरेंसिक की टीम है मौके पे गई। वहाँ पे जाके पता चला कि जो घर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मिलक अमावती ग्राम की प्रधान गार्गी चौधरी को महामहिम राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित होकर मुरादाबाद के ग्राम मिलक की ग्राम प्रधान गार्गी चौधरी मुरादाबाद अपने गांव पहुंची, जहां पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान गार्गी चौधरी को मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। ग्राम प्रधान गार्गी चौधरी को घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थित करने और 100% घरों में LPG गैस के कनेक्शन दिए जाने और बंजर भूमि पर 90,000 पेड़ लगाए जाने के पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति जी ने आपको सम्मानित किया है, क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, जब अपने आप में बहुत खुशी महसूस हुई। आगे क्या योजनाएं रहेंगी? आगे योजना अच्छे काम करने की। और उत्तराखंड के रुड़की शहर में भले ही शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन शहर के कृष्णानगर गली नंबर 20 के हालात आज भी जलभराव के बेहद बदहाल बने हुए हैं। सड़कों पर कीचड़ और जलभराव से तंग आकर अब लोग इस इलाके से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा अपनी दुकानों और मकानों को बेचने के लिए बड़े बड़े पोस्टर तक लगा दिए गए। इतना ही नहीं, अब लोग नगर निकाय चुनाव के बहिष्कार का भी ऐलान कर चुके हैं। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा पिछले लंबे समय से एक निजी स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। खास बात यह है कि पिछले लंबे समय से धरना दे रहे लोगों ने कांग्रेस और भाजपा का झंडा भी धरना स्थल पर लगाया है और गुस्साए लोगों का आरोप है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं और आए दिन बच्चों को गिरने से हादसे होते रहते हैं। अब यहाँ पर जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं और जो सांसद महोदय हैं जो पहले पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके वो भाजपा के हैं। अब इनसे जब इनके कार्यकाल में भी यहाँ के लोगों ने बहुत बार निवेदन किया,
यहाँ के बच्चों ने, जनता ने हर स्तर पर जाके निवेदन किया। प्रधानमंत्री कार्यालय तक इनकी शिकायतें गई हुई हैं, लेकिन इस क्षेत्र की कोई सुनवाई नहीं हुई। आज उत्तर प्रदेश के आगरा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में लाभ लेने के लिए पहुंचे शादीशुदा जोड़े को प्रशासनिक कर्मचारियों ने पकड़ लिया। चेकिंग और कागजात दस्तावेजों के मिलान के दौरान मामला पकड़ में आया। पहले से शादीशुदा युवती पैरों में बिछिया पहने हुई थी। पहले शक के आधार पर पूछताछ की गई। पूछताछ में जोड़े ने पहले से शादीशुदा होने की बात कबूल ली, जिसके बाद शादी का सामान उनसे वापस ले लिया गया है। अधिकारियों ने फर्जी पकड़े गए जोड़े की शादी को रुकवाया है। लोगों के मुताबिक पूर्व में भी ऐसे लोग सामूहिक विवाह योजना का लाभ ले चुके हैं। आगरा जिले के पिनाहट कस्बा स्थित कैलाश गार्डन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान यह मामला पकड़ में आया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पुलिस ने चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा करते हुए 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि चोरी की गई संपत्ति भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के द्वारा थाना कोतवाली नगर को निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक शैलेश सिंह के कुशल नेतृत्व में इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। नगर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की घटना हो रही थी कि जो महिलाएं ई रिक्शा पे और किसी सार्वजनिक वाहन पे जा रही थी, उनके साथ कुछ संदिग्ध महिलाएं थी जो उनके साथ बैठती थी और उसी दौरान उनका पर्स आदि चोरी कर लेती थी। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया था और उन घटनाओं का हम लोगों ने सफल अनावरण किया है, जिसमें करीब 3 पुरुषों और 8 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है। कुल 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे हम लोगों को जो इनकी द्वारा संपत्ति चोरी की गई उसकी पूरी बरामदगी हुई है। और ये लोग मूल रूप से फरीदाबाद और राजस्थान पलवल। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। घटना हो रही